आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में सूबे के सीएम पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के अलावा पार्टी के कई विधायकों ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ है। और वैसे बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शादी विवाह समारोह के साथ साथ अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करने दिल्ली गए हैं। इसी दौरान उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बताते चलें कि सीएम धामी लगातार दिल्ली के दौरे पर हैं और अभी हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली में मौजूद हैं। हाईकमान की हरी झंडी का यहां पर इंतजार किया जा रहा है। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में मुख्यमंत्री दिल्ली डटे हुए हैं और उनके बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी दिल्ली में मौजूद हैं, जबकि उत्तराखंड के 5 सांसद भी दिल्ली में हैं। बताया ये भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी यहां पर मुलाकात कर सकते हैं और साथ ही कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा होगी। सीएम ने दिल्ली से लौटने के बाद उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। प्रेमचंद्र अग्रवाल के इस्तीफे के बाद में धामी कैबिनेट में 5 पद अभी खाली बताए जा रहे हैं और इस दौरान सभी हरी झंडी का इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के दर्जन भर विधायक भी दिल्ली पहुंचे हैं। पहले भी कैबिनेट विस्तार की हो चुकी है चर्चा। दरअसल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी की शादी में शामिल हुए थे और बुधवार सुबह से उनका केंद्रीय नेताओं से मिलने का सिलसिला भी जारी रहा। ऋषिकेश से भनियावाला के बीच में सड़क को 4 लेन किया जाना है। करीब 21 किलोमीटर के दायरे में 600 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ीकरण का कार्य किया जाना है और चौड़ीकरण के दौरान करीब 3300 पेड़ की कटान की जद में, जिनका इन दिनों छटाई कार्य चल रहा है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान की जद में आने से पर्यावरणविद और लोगों ने बड़ा आक्रोश जताया है। वहीं प्रदेश के वन मंत्री सुबेद उनियाल ने भी इस बारे में चर्चा की और साथ ही अन्य क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाएंगे। देखिए, भारत सरकार की एक बहुत स्पष्ट नीति है जमीन को ट्रांसफर करने की। लैंड ट्रांसफर होने पे जितने जमीन ट्रांसफर की जाती है उसके 2 क्राइटेरिया है। भारत सरकार का प्रोजेक्ट अगर है तो भारत सरकार के प्रोजेक्ट में जितनी जमीन ट्रांसफर की गई उतनी ही डिग्रेडेड लैंड पर प्लांटेशन करने का प्राविधान है और अगर राज्य सरकार को जमीन गई है तो उतनी ही जमीन भारत सरकार को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को ट्रांसफर की जाती है। दोनों के अलग अलग मुंह है, लेकिन दोनों में ही जितने पेड़ क्षतिग्रस्त होते हैं उतने प्लांट्स को लगाने का प्राविधान है। प्रदेश की धामी सरकार मातृभाषा को बढ़ावा देने और संस्कृति को संरक्षण करने के उद्देश्य से समय समय पर कदम उठाती आई है। इस बार भी सीएम धामी ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत अब सरकारी नोटिफिकेशन, गजट, शिलान्यास और उद्घाटन के दौरान लेखन में मातृभाषा का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें विक्रम सावंत के साथ हिंदी महीनों का जिक्र किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का इस पर कहना है कि सरकार निरंतर संस्कृति भाषा को बढ़ावा देने की दिशा में काम करती है और ये कदम भी इसी दिशा में उठाया गया है। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड हमारी संस्कृति के लिए जाना जाता है। हमारा हिंदी भाषा, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो मुझे लगता है कि हिंदी भाषा को प्रमोट करना ही चाहिए, क्योंकि अन्य भाषा भी बहुत सम्मानित है, लेकिन हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रीय भाषा है तो इसको तो आगे आना ही चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी का ये फैसला वाकई बहुत सराहनीय है और इन सारी चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो हमारी नई जनरेशन है वो भी हमारी कम से कम हमारी संस्कृति को जानेगी, हमारी यहाँ की बोली भाषा को जानेगी, हमारी हिंदी भाषा के ऊपर उनकी प्राथमिकता होगी। तो माननीय मुख्यमंत्री विजिलेंस कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति जुटाने के विवाद में फंसे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राहत दी है। कोर्ट ने गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के तहत 156(3) के तहत में केस दर्ज कर याचिका को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने विजिलेंस को शिकायत में हलफनामा नहीं दिया। वहीं बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का भी कहना है कि जानबूझकर हमारे
मंत्री की छवि को खराब करने की कोशिश की गई है। शिकायत विजिलेंस से की गई है। कुछ लोगों के द्वारा जानबूझ करके मंत्री की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया और उनकी विजिलेंस से शिकायत की गई। विजिलेंस कोर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई और जांच में किसी प्रकार का साक्ष्य न पाए जाने के कारण उनको इसमें फ्री किया गया है। तो निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी हुआ है और जांच कानूनी दायरे के अंतर्गत हुई है। पूर्व में भी अनेकों नेताओं की जांचें हुई, लेकिन तब भी कांग्रेस, जब उनके नेताओं की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं, और जब किसी अन्य दल के नेता की जांच होती है तब भी वो परेशान होते हैं। उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच में पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी है। हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को वन मैन मंत्रिमंडल कहा है और ये टिप्पणी धामी के नेतृत्व और कार्यशैली की ओर संकेत करती है, जो वर्तमान में 5 खाली पदों के बावजूद राज्य सरकार का संचालन कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार धामी मंत्रिमंडल में 4 मंत्री पद लंबे समय से खाली चल रहे हैं। अब प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद मंत्रिमंडल में 5 पद रिक्त हो गए हैं। करके चपरासी तक के पद, नीचे तक के कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें पद खाली नहीं पड़े हुए हैं। तो ये पद खाली करके सत्ता चला रहे हैं ताकि तनख्वाह आदि का भार कम हो, ये उनकी मंशा है। तो कुछ मंत्रियों के पद भी खाली पड़े हुए, अब उसको भरने के लिए कोई नई सरकार तो आएगी नहीं, बहुमत तो आपके हाथ में है, आपको। उत्तराखंड में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा जोरों पर है और ऐसे में कांग्रेस लगातार धामी सरकार पर हमलावर है, जबकि सीएम पुष्कर सिंह धामी के पास पहले से ही कई विभाग हैं। ऐसे में प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद उनके सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विभागों में निहित हो गए हैं। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा इस पर सवाल उठा रहे हैं कि विधानसभा सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कोई भी प्रश्न हल नहीं होता है। उसके बाद जो मानना है कि कैबिनेट में लोगों की कमी होने से सरकार अपनी जो उनका कर्तव्य है उनका डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाती है और जल्दी से जल्दी मंत्रिमंडल में लोगों को लिया जाना चाहिए। वैसे भी सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित हो गए हैं और मुख्यमंत्री के संबंधित विभागों की मैं प्रश्न तक पिछले 4-5 सालों में नहीं हो पाएगी। सोमवार का नियत है और सोमवार के दिन प्रश्नकाल नहीं चलता। प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान का कहना है कि कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के अपने वक्तव्य पर माफी मांगने के अलावा इस्तीफा देकर शिष्टाचार का आदर्श प्रस्तुत कर जन भावनाओं का सम्मान करें। लेकिन सवाल कांग्रेस के सामने नैतिकता का है। कांग्रेस के जिन विधायकों ने विधानसभा में गाली गलौज किया, उन्होंने ना तो खेद व्यक्त किया है, ना ही इस्तीफा दिया है। कांग्रेस के विधायक कब माफी मांगेंगे? मनवीर चौहान द्वारा दिए गए बयान के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों से जोड़ना बेईमानी है और जो कुछ भी कांग्रेस के विधायकों ने कहा तो क्या उस पर कोई कंप्लेन नहीं आई? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मेरी जानकारी में ऐसा कोई प्रकरण नहीं है जिसमें कांग्रेस विधायकों ने अभद्रता की हो। और सर्जरी में भी है 32। देखिए, प्रेमचंद अग्रवाल के प्रकरण को कांग्रेस के विधायकों के मामले से जोड़ना बेईमानी है। जिसके विरुद्ध कांग्रेस के विधायकों ने कुछ कहा, क्या उसकी तरफ से कोई कंप्लेंट है इतने दिन और अब कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सोची समझी रणनीति के तहत है। मेरी जानकारी में ऐसी कोई घटना नहीं है जिसमें कांग्रेस के विधायकों ने किसी के संग अभद्रता की हो, खासकर किसी कम्युनिटी को लेकर। रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी से आपके माध्यम से मेरा ये प्रश्न है कि
प्रेमचंद अग्रवाल ने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने जो प्रेस की उससे साफ ये जाहिर हो रहा कि उनको कहीं भी ग्लानि नहीं है। अगर वो ये कहते कि मुझे आत्मग्लानि हुई, लोगों के आक्रोश को देखते हुए मुझे समझ में आया कि मेरे से गलती हो गई है, और तब इस्तीफा देते तो हमारी नजर में उनकी इज्जत बढ़ती और उनका कद बढ़ता। लेकिन उन्होंने जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग किया और ये जताने की कोशिश करी कि पब्लिक, जनता और विरोध करने वाले लोग गलत थे, तो इससे ऐसा लगता है कि सांप मर गया, नहीं, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को भारी विरोध के बाद अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा है। वहीं इस्तीफे के बाद में अब कैबिनेट में कुल 5 पद रिक्त हो गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बीजेपी कैबिनेट पर तंज कसते हुए कहा कि कैबिनेट में कोई भी मंत्री लायक नहीं है और मंत्री बदलना बीजेपी के लोगों को गुमराह करने का तरीका है। कैबिनेट में मुझे नहीं लगता कोई भी मंत्री लायक है। आप शिक्षा विभाग देख लें, स्वास्थ्य विभाग देख लें, कोई भी विभाग इस लायक नहीं है। और ये तो देखो इनका जनता को गुमराह करने का एक बहाना है। देखो हमने मंत्री बदल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। मंत्री बदलने का मतलब सीधा सीधा इनका खुद एक्सेप्ट करना है कि नाकाम है, इनके मंत्री काम नहीं कर रहे हैं। और वाकई इनके मंत्रियों ने अगर काम किया होता तो आज जनता को उससे फायदा मिलता। इनके मंत्रियों ने कोई काम नहीं किया। आज आप बताएं 3 साल तक आप बिना, कई मंत्री पद खाली है, अगर बिना मंत्री पद खाली के भी काम चल सकता है तो फिर मंत्री पद क्यों भर रहे हैं? और यह अगर नुकसान हो रहा है बिना मंत्री के तो फिर आपने 3 साल जनता का नुकसान क्यों किया? इसका भी आपको जवाब देना। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा के लिए इस बार प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं में कई सुधार करने जा रही है। इसमें श्रद्धालुओं का बेहतर इलाज भी हो सकेगा। 154 एम्बुलेंस, 17 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस, हेली सेवा, बोट एम्बुलेंस की सुविधा देने जा रही है। इस साल यात्रा मार्गों पर 25 डॉक्टर भी तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा 17 बेड का अस्पताल केदारनाथ और 25 बेड का अस्पताल बद्रीनाथ में तैयार किया जा रहा है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि पिछले 4 धाम यात्राओं में सरकार को सबक लेना चाहिए और ये कांग्रेस हर बार 4 धाम यात्रा शुरू होने पर रहती है। नवीन जोशी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का वहां पर काफी बुरा हाल होता है। नवीन जोशी ने कहा सरकार को पहले कमियों से सबक लेना चाहिए क्योंकि उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा है। इसमें पूरे विश्व से लोग पहुंचते हैं। चारधाम यात्रा जब शुरू होती है, कांग्रेस पहले दिन से कहती आई है कि जो पिछले बार की चारधाम यात्राएं रही है उससे सरकार को सबक लेना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं का वहां पे काफी बुरा हाल होता है। जो रजिस्ट्रेशन होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कभी कनेक्टिविटी मिलती है, कभी कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। ऑफलाइन में वहां पे सैकड़ों लोग होते हैं जो लाइनों में लगे रहते हैं। कई लोग तो ऐसे होते हैं कि बेचारे उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पाता है। और टिकट यात्रा जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, लोग दलालों के थ्रू टिकट बुक करा रहे हैं और आकर वहां पर पता चलता। रुद्रपुर में बीजेपी पार्षद शिव कुमार गंगवार पर पुलिस ने पोस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसको लेकर कांग्रेस ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली बीजेपी का चेहरा सबके सामने है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी के और भी कई नेताओं का भी पूर्व में इस तरह के आरोप लगे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बेटियों को बचाने की जिम्मेदारी और बीजेपी शासन में बेटियों पर लगातार अपराध में बढ़ोतरी हो रही है। भाजपा के साइड और चंपावत के मंडल अध्यक्षों, लालकुआं दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश बोरा और आदित्य राज सैनी जो इनका ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य है बहादुराबाद का, इन चारों के ऊपर नाबालिग बच्चियों के साथ दुराचार का आरोप पुष्ट होने के बाद अब एक और भाजपा नेता पर आरोप लगा है। पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है रुद्रपुर के वार्ड नंबर 8 से पार्षद शिव कुमार गंगवार के ऊपर। देहरादून के नगर निगम के बोर्ड के गठन के बाद में अब नगर निगम परिसर में पहली बोर्ड बैठक हुई है। इस दौरान देहरादून के तमाम 100 वार्डों के पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। वहीं इस बीच देहरादून के मेयर सौरभ थापलियाल ने कहा कि अभी तक कुल बोर्ड बैठक में
कुल 31 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से कई प्रस्तावों को पारित कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि धारा 91 के अंतर्गत जो प्रस्ताव आए हैं उन्हें भी हमने स्वीकार किया है और ज्यादातर प्रस्ताव निर्माण, सफाई व्यवस्था, सफाई कर्मियों की संख्या बढ़ाने से संबंधित हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही हम कूड़ा उठान की गाड़ियों की संख्या भी बढ़ाएंगे। देखिए, कल बोर्ड की प्रथम बैठक थी हमारी, जो कि काफ़ी लंबी चली है, 10 घंटे के आसपास, और इसमें कई अहम बातों पर चर्चा हुई है, विकास कार्यों को लेके। साथ ही जो पूरे शहर में जो हमने एक संकल्प भी लिया था चुनाव से पहले कि हम पूरे शहर को सुरक्षित बनाने का काम करेंगे, और जो हमारी कुछ हम जिसमें महिलाएं हमारी सुरक्षित महसूस करें, हमारे जो नौनियाल हैं वो सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए सीसीटीवी कैमरे हम सारे वार्डों में लगाने जा रहे हैं। साथ ही जो अतिक्रमण हो रहा है, सड़कों में जाम की समस्या रहती है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार हैं ऐसे लोगों को उनको अतिक्रमण हटाने के लिए हमने जेब्रा जो फोर्स है हमारी उसको हम लेके आ रहे हैं और जोनल स्तर पर उस पर कार्रवाई करेंगे। देवभूमि में अवैध मदरसों को सील करने की कार्रवाई का अभियान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर शासन प्रशासन द्वारा अभी तक राज्य में कुल 53 से भी ज्यादा अवैध मदरसे सील किए जा चुके हैं और ये सब मदरसे बिना पंजीकरण के चोरी छिपे चलाए जा रहे थे। इस पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने भी कहा कि सीएम का स्पष्ट कहना है कि सही को छेड़ेंगे नहीं और गलत को छोड़ेंगे नहीं। शादाब शम्स ने भी कहा कि जो बिना पंजीकरण के मदरसे चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, जो कि सही है। शादाब शम्स ने मुख्यमंत्री की कार्रवाई का स्वागत किया और साथ ही मॉडर्न मदरसे बनाने की बात कही है। जैसे अभी यहाँ नंबर नहीं मालूम, हर जगह है कब्जे। तो देखिए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा या सरकार द्वारा अवैध मदरसों के ऊपर एक सख्त कार्रवाई की जा रही है, इसमें मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि मुख्यमंत्री का मत बिल्कुल स्पष्ट है, सही को छेड़ेंगे नहीं, गलत को छोड़ेंगे नहीं। और जो गलत है, आप भी बार बार पूछ रहे हैं कि अवैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है, तो अवैध कह रहे हैं ना आपने ये तो नहीं कहा कि वैध मदरसों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। किसी वैध को छेड़ा नहीं जा रहा और मंशा सरकार की बिल्कुल स्पष्ट है, जो बच्चे इन मदरसों में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल सके, उन बच्चों को बेहतर तालीम मिल सके। वो भी मेरे उत्तराखंड के बच्चे हैं, वो भी इस देश। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को वर्चुअल सीएम हेल्पलाइन 1905 और मुख्यमंत्री जनसमर्पण पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की समीक्षा करते हुए कहा, सीएम हेल्पलाइन और पोर्टल का प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए सरकार संवेदनशील और कटिबद्ध है। जन समस्याओं का निस्तारण करना सरकार की प्राथमिकता है और सभी अधिकारी जन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए त्वरित गति से समाधान करना सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सीएम पोर्टल और मुख्यमंत्री जन समर्पण पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों की नियमित समीक्षा करें। ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी सुनिश्चित करें। के द्वारा जो समीक्षा की गई है उसके क्रम में मैं 2 चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे ज्यादा जो जनता मिलन के कार्यक्रम हुए हैं वो उधमसिंह नगर जिले में हुए। सबसे ज्यादा जो समीक्षा के कार्यरत हुए हैं वो यहीं से जारी हुए हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों के यहाँ क्योंकि जनसंख्या भी ज्यादा है, समस्याएं भी ज्यादा है, तो हमारे अधिकारी कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा कोशिश तत्परता से रहते हैं। संख्या में जरूर हम लोग कहीं ना कहीं ज्यादा रहते हैं, लेकिन मुझे देखा जाएगा परसेंटेज में तो हमारी शिकायतों का निस्तारण काफी संतोषजनक है। पावर योगा के जनक कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती ने कोट द्वार को आने वाली समस्या में योग नगरी के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। ऋषिकेश में हाल में संपन्न हुए इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में भाग लेने वाले कोट द्वार पहुंचे आधुनिक भीम कहे जाने वाले स्वामी विश्वपाल जयंत सरस्वती ने कहा कि योगा का स्वरूप बदलने की कोशिश की जा रही है, जो कि अच्छी बात नहीं है, क्योंकि योगा हमेशा शोर शराबे से दूर होता है। मैंने इस बार अनुभव किया कि लोगों ने योग को
एक नई चीज दे दी है, मतलब कॉमर्शियल बना दिया है और उसको संगीत से इधर से योग से चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त की वृत्तियों को रोकना ही योग है और अब चित्त की वृत्तियों को बाहर फेंक रहे हैं, डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये इसलिए मैंने सोचा है इस बार कि हम जो योग करेंगे कोट द्वार में कण्व ऋषि, महर्षि कण्व ऋषि आश्रम जहां भरत का जन्म हुआ, जिससे हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, क्यों ना इसको योग में इसको विकसित किया जाए। और जिसको लेकर उन्होंने कहा कि योग नगरी शोर शराबे से कोसों दूर रहती है। स्वामी विश्वपाल जयंत का बयान सामने आया, जहां पर खबर गदरपुर से है, जहां पर बोर जलाशय में हुई हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने हत्या में लिप्त 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। उनके पास से 2 बाइक और 1 तमंचा भी बरामद हुआ है। पुलिस क्षेत्राधिकारी वैभव सैनी ने मामले की जानकारी दी है। व्यक्ति की हत्या का मामला आया था, जिसका नाम गुरदीप सिंह है। इसमें पुलिस द्वारा 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई है, जिसमें 2 व्यक्ति की कल अरेस्टिंग की गई, जिसमें 2 व्यक्ति द्वारा कल थाने में आके खुद अपनी उपस्थिति दी गई और इसमें उनकी निशानदेही पे जो अवैध तमंचा है जिससे द्वारा फायर किया गया वो भी बरामद किया गया। एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। इसके बाद आज सुबह दोबारा से जो शेष 2 व्यक्ति थे उनकी भी अरेस्टिंग की गई और टोटल 4 व्यक्तियों की अरेस्टिंग की गई। बड़ी खबर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर से आ रही। जसपुर नगर क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में बिना रजिस्टर्ड अवैध रूप से संचालित हो रहे कई मदरसों पर जसपुर एसडीएम चतर सिंह चौहान के नेतृत्व में जिला प्रशासन अधिकारियों के साथ अल्पसंख्यक अधिकारी समेत स्थानीय प्रशासन ने मदरसों की जांच की है, जहां अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को प्रशासन ने सील कर दिया है। स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम ने नगर और ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रहे अवैध मदरसों पर छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें कई मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे जिनको प्रशासन ने सील कर दिया है। आपको बताते चलें कि मामले में 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला जसपुर से सामने आया है, जहां पर अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों पर जांच लगातार जारी है। एसडीएम के नेतृत्व में मदरसों की जांच लगातार की जा रही। दरअसल उत्तराखंड में अवैध मदरसों पर लगातार कार्रवाई हो रही, जो कि वैध मदरसे हैं उनको मान्यता भी दी जा रही है। कुमायूं परिक्षेत्र के आईजी योगेंद्र रावत के तबादले के बाद में हल्द्वानी कोतवाली सभागार में एक भवनात्मक विदाई समारोह का आयोजन हुआ। समारोह में पुलिस विभाग के अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारियों ने जो है वो आईजी योगेंद्र रावत के साथ में बिताए गए यादगार पलों, उनके नेतृत्व में किए गए कार्यों को साझा किया है। आईजी योगेंद्र रावत का स्थानांतरण आईजी कर्मियों के रूप में हुआ, जहां वो अपनी नई जिम्मेदारी संभालेंगे। इस मौके पर अधिकारियों ने उनके मार्गदर्शन और कार्यशैली की सराहना की है। मजा आ गया सर इसमें तो। लगभग 1.5 वर्ष का मेरा यहाँ पर कार्यकाल रहा है, पहले डीआईजी और फिर आईजी कुमाऊं के तौर पर। इस बीच कई चैलेंजेस यहाँ पर आए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई चैलेंज आए, क्राइम को लेकर आए, कई वीवीआईपी ड्यूटी संपन्न हुई। लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि पुलिस ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के और मेहनत के आधार पर इन सारी चीजों को सफलतापूर्वक पार किया। इस दौरान मुझे प्रेस मीडिया के सभी बंधुओं का बहुत अधिक सहयोग प्राप्त हुआ
उनकी हमेशा मेरे प्रति एक पॉजिटिविटी रही। पब्लिक ने भी मुझको बहुत सहयोग दिया, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसका भी मेरे को बहुत। अल्मोड़ा के विकास खंड के दर्जनों गांवों में सड़क निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण सरकार से मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसको लेकर अल्मोड़ा में सामाजिक सरोकार से जुड़े संगठनों ने सतर्क उत्तराखंड का मंच बनाया है और इसके साथ ही पुल निर्माण कार्य वर्षों से लटका हुआ है, जिसे लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। सड़क के डामरीकरण, कोसी नदी पर पुल की मांग को लेकर ग्रामीणों ने भविष्य में से बहुत बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आज हम यहाँ पर अल्मोड़ा खोट मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 पर वर्षों के करीबन 30 वर्षों से पुल का निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से करीबन 20-25 ग्राम सभाएं इस मार्ग से लाभान्वित नहीं हो पा रही है। और हमारा मानना है कि अगर अल्मोड़ा खूट मोटर मार्ग के किलोमीटर 7 पर पुल का निर्माण होता है तो 25-30 जो ग्राम सभाएं हैं उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि आज जो नदी पार के जो 20-25 ग्राम पंचायतें हैं उनको 10 किलोमीटर दूर बिमोला कोसी होते हुए अल्मोड़ा आना पड़ता है और निश्चित ही इस पुल के बन जाने से 10 किलोमीटर की दूरी लोगों को कम तय करनी पड़ेगी और इस सब के लिए बहुत अच्छा होगा। मेन है खूंट, धामस, चांद, रोंडाल, सेनार को और खतियाली को जोड़ती हुई एक रोड जो कि पारब के नीचे अटैच होती है। इस क्षेत्र में कोसी नदी पे एक पुल बनना है, इसका डामरीकरण होना है। इस विषय को लेकर के अभी हम चिंतित हैं और अगर ये हो जाता है तो करीबन इस क्षेत्र के 20 से अधिक गाँव की 25,000 जनसंख्या से लाभान्वित होगी और पूरे विकास कार्य इससे सुनिश्चित हो सकेंगे। तो हमें इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सरकार से 2 टूक कहना है कि इतनी बड़ी जनसंख्या की आप। लाभ में इतना ही। नमस्कार।